नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए चंद्र किरण सोनरेखा जी की कहानी सुबह की कमजोरी। घड़ी ने 6:30 बजे की एक टन बजाई। सुशीला ने चादर से मुंह बाहर निकाला और सोचा कि अब लेटे रहने से तो काम नहीं चलेगा। यूं नींद तो उसे वैसे भी बहुत कम आती है। 4, 5 और 6 के घंटे में उसने चारपाई पर करवट बदलते ही सुने थे, किंतु उठने के समय उसके तन मन पर एक थकान और सुस्ती सी छाई रहती थी। डॉक्टर का कहना है कि इसे सवेरे की कमजोरी कहते हैं। 4 महीनों से वह दवा भी खा रही है और इंजेक्शन भी लग रहे हैं, पर रोग है कि जाने का नाम नहीं लेता। बस रात दिन देह व मन पर एक जड़ता सी छाई रहती है। भूख भी कम लगती है और कोई काम करने में मन नहीं लगता। परंतु गृहस्थी है, पति है, 3 बच्चे हैं, काम तो करना ही होता है। सुशीला ने मुंह पर छितराई लटों को हाथ से पीछे किया, साड़ी का पल्ला ठीक किया और उठ बैठी। धीरे धीरे घर के काम काज प्रतिदिन की दिनचर्या के रूप में चलने लगे। नौकर छोकरी की सहायता लेकर घर आंगन बुहारा गया, चूल्हा जला, नाश्ता बना, पति को चाय भेजी। 9:30 तक भोजन भी बन गया। पति के दफ्तर और बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह अपना नहाना धोना करेगी। तब यदि इच्छा हुई तो 2 रोटी खा लेगी। घर में काम ही कौन सा अधिक है। दोनों बड़े लड़के स्कूल चले जाते हैं। बस 5 वर्ष की चुन्नी ही घर की सफाई और निस्तब्धता को भंग करने के लिए रह जाती है। पति मनोहर लाल अच्छे स्वस्थ पुरुष है। अवस्था होगी यही 35-36 की, पर देखने में इससे भी कम के ही जचते हैं। पत्नी की बीमारी से वे भी परेशान हैं। पिछले साल जब सुशीला के 5वीं मृत संतान ने जन्म लिया तभी से वह बीमार है। ऐसी बीमारी तो नहीं कि चारपाई पर पड़ी रहे या बुखार उतरता ही ना हो, पर वह दिनों दिन कमजोर ही होती जाती है। चिड़चिड़ी भी। दवा इलाज में मनोहर बाबू कमी नहीं करते। फल दूध जो चाहे मंगाए खाए। तनख्वाह तो वे पूरी की पूरी पत्नी के हाथ पर रख देते हैं। दफ्तर को चलने के लिए तैयार हो तो मनोहर बाबू ने रसोई घर के द्वार पर खड़े हो नित्य की भांति प्रश्न किया, अरे आज तबीयत कैसी है? अच्छी ही है, सुशीला ने भी पुराना उत्तर दोहराया। देखो, दवा समय पर ले लिया करो, बीच बीच में दवा छोड़ देती हो तभी तो रोग नहीं जाता। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि प्रातः काल मील आध मील टहल आया करो तो जल्दी ही स्वास्थ्य संभल जाएगा। सुशीला ने तवे पर अंतिम फुल्का छोड़ते हुए अलस भाव से कहा। पति ने तनिक खीस से कहा, अरे तुम तो किसी बात पर ठीक ठाक अमल ही नहीं करती। जरा सूरत तो देखो कैसी होती जा रही है। कल से सवेरे टहलने अवश्य जाया करना। लेकिन किसके साथ जाऊं? इस बार सुशीला ने मुंह ऊंचा किया। तुम तो 7 बजे से पहले कभी उठते ही नहीं। किसके साथ? यह तो मनोहर बाबू ने कभी सोचा ही नहीं था। 2 क्षण रुककर बोले, सुभाष को जगा लिया करो, उसका भी टहलना हो जाया करेगा, और ना हो तो तुम अकेली ही जा सकती हो। अच्छा तो चलो, शाम को कुछ देर से लौटूंगा। बाबू श्यामलाल के यहाँ चाय पार्टी है। कहते कहते मनोहर बाबू साइकिल पकड़कर बाहर चल दिए। सुशीला का मन ना जाने क्यों खीस से भर गया। कुछ बात भी नहीं है। पता नहीं पति ने कोई कड़ी बात भी नहीं कही, कभी कहते भी नहीं है, बल्कि जब से वह बीमार रहने लगी है तब से वे सभी बातों में सतर्क रहने लगे। डॉक्टर ने कहा है अब 2-4 वर्ष संतान नहीं होनी चाहिए, और सुशीला जानती है इधर 4 महीनों से मनोहर बाबू इस बारे में कितने सतर्क है। ऐसा पति दुनिया में किसे मिलता है? पति के प्रति मन में वह अत्यंत कृतज्ञ है, परंतु इस समय केवल इतनी ही बात पर उसका मन रोष से खीस से भर उठा। कैसे सहज भाव से कह दिया, ना हो सैर करने अकेली ही चली जाया करो। अकेली? हाँ हाँ, ठीक ही तो है। मैं अब बूढ़ी जो हो गई हूँ। नीली नसें उभरी हुई अपनी गोरी पतली पीली सी बाहों को देखकर उसने सोचा, क्या बचा है अब मुझ में? या पहरेदार साथ लगाकर वह क्या करेगी? हाँ, फागुन से 29वां शुरू हो गया। 30 के बाद तो औरत बूढ़ी ही हो जाती है। बूढ़ी कब किस प्रत्याशित क्षण में समय राक्षस ने उसका यौवन चुरा ही लिया। रसोई वैसी छोड़कर वह कमरे में आ गई। वैसे ही सिलवटें पड़ी, मैली धोती पहने वह श्रृंगार मेज के सामने जा खड़ी। नाक पर जगह जगह कालिक लगी हुई, गाल पिचके, आंखें निस्तेज। ओह, तो वह बूढ़ी हो गई है। इसी से इन्हें मुझ में कोई आकर्षण नहीं प्रतीत होता।
इन्हें क्या, शायद किसी के लिए भी तो कोई आकर्षण शेष नहीं रहा। सुशीला को लगा उसकी वह सवेरे की कमजोरी अब आज दोपहर की कमजोरी भी बन गई है। माथा थाम कर वह वहीं चटाई पर लेट गई। लेटे लेटे सोचा, अभी 4-5 साल पहले तक वह जब भी गली बाजार में निकल जाती थी, हमेशा इसी बात का खटका लगा रहता था कि कहीं कोई बोली टोली ना मार दे, भीड़ में जानबूझकर धक्का ना दे दे। मुँह तेरे माँ बहन नहीं है क्या? ये है गाली तो सुशीला ने ना जाने कितनों को कितनी बार दी है। कैसी मुसीबत थी उन दिनों, पर इधर तो याद ही नहीं आता कि कब से और कितने दिनों से उसने यह सब नहीं सुना। ना जाने क्यों सुशीला का मन हुआ कि काश वे दिन फिर लौट आते। उसे अपने मोहल्ले के गणेश की गाई पंक्ति याद हो आई, जिसे वह उसे अकेली पाकर गा उठता था। जानी जोबना पे इतना न इतराया करो। कितना क्रोध आता था उसे उस समय गणेश पर। जी होता था कि मरे का मुंह झुलस दे, और मुंह झुलस पाने की असमर्थता को वह अपने गले के आंचल से अपने को दाब ढाककर सिर नीचा करके कतरा कर निकल जाने में पूरा करती थी। साथ ही छोटे की भी याद आ गई। वह तो उसे देखते ही हाय री पटाखा कहकर छाती पर हाथ रख लेता था। वह उसे देखते ही झट से किवाड़ बंद कर लेती थी। आज उन पुरानी स्मृतियों की रेखाएं उभर आईं तो सुशीला सोचने लगी, अरे क्यों मुझे उस पर इतना क्रोध आता था? उन बेचारों का कसूर ही क्या था? उस समय की वह गहराई, कच्ची लंबी सी भरी भरी देहे, गोल मांसल कलाइयां और फूली फूली खूब लाल सी की कचौड़ी से गाल, होठ माने पके हुए करौंदे, क्या जवानी चढ़ी थी उसे भी। बोली ढोली मारने वालों का ही क्या दोष दिया जाए। खैर अब तो इधर मुद्दतों से मुसीबत दूर हो गई। उसने माथे पर बल देकर सोचा, अब इधर तो कभी किसी ने इतना नहीं कहा कि चलिए देवी जी मैं पहुंचा ही दूं। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। सुशीला भूखी प्यासी वहीं चटाई पर सो गई। 2 बार सुभाष को जगाया, पर कुनमुनाकर वह फिर सो गया। सुशीला का जी हुआ ना जाए। इतनी दवा खाती है, इंजेक्शन भी लिए, पर खून जब बनता ही नहीं, कमजोरी दूर होती ही नहीं, तो सवेरे की सैर से क्या अमृत घुला हुआ है? पर पति उठकर दुखी होंगे, कहेंगे पानी की तरह पैसा इलाज में जा रहा है, परंतु डॉक्टर की बात नहीं मानती। सुबह की सैर को नहीं जाती तो आराम कैसे आए? द्वार से झांका, आकाश में भी तारे अपनी मंद पड़ते प्रकाश से धरती को निहार रहे थे। उदास फीका पड़ता चांद भी एक कोने में दुबका हुआ था। पूरब की ओर का आकाश कुछ कुछ सफेद हो चला था। सवेरा होने में आधे घंटे की देर थी। दिन चढ़ जाने में से एक तो सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है, और फिर घर का काम किस समय होगा? दवा के कड़वे घूंट की भांति सुशीला ने इस 20 मिनट की सैर को भी निकल जाना ही उचित समझा। पैरों में चप्पल डाली और धीरे से द्वार बंद कर बाहर आ गई। हवा में ताजगी थी, परंतु यूं अकेले पागलों की भांति सड़कों पर घूमना उसे तनिक भी नहीं रुचा। इक्के दुक्के सैर के शौकीन बूढ़े बेत हिलाते इधर उधर आ जा रहे थे। पड़ोसी के कैंटीन का छोकरा अंगीठी में कोयले सुलगा रहा था। सुशीला ने जल्दी जल्दी सड़क पार की और उजाले की फूटती हल्की रेखाओं में वह यूकेलिप्टस रोड पर आ गई। सैर करने को वह सड़क बहुत अच्छी है, पक्की साफ सुथरी, दोनों और ऊंचे ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़, दूर दूर बसे 2-4 कोठी बंगले। परंतु अकेले चलते उसे ना जाने कैसा लग रहा था। यह गम नहीं था कि इस सवेरे के झुटपुटे में कोई उसके पीछे लगकर घर तक का पीछा करेगा, या चलते हुए जानबूझकर कोहनी मार जाएगा। क्या देखकर किसी के मन में यह सुरूर उभरेगा? फिर भी भय युक्त शंका रहित सुशीला बड़ी मजबूरी से यह सैर का घूंट निकल रही थी। सड़क खत्म हो गई और चौराहा आया। वह लौट पड़ी। शहर की गुंजान सड़कों, सुनसान सड़कों पर जाने से क्या लाभ? 6 बजे वह घर आ गई। अभी तक कोई नहीं जागा था। द्वार उसी प्रकार उड़के हुए थे। प्रातःकालीन वायु ने उसके मस्तिष्क में जरा सी स्फूर्ति अवश्य भर दी थी, परंतु उस स्फूर्ति की अपेक्षा उसके पांव की थकन अधिक थी। बड़ी कमजोरी लग रही थी। वह चुपचाप मुन्नी के खटोले के पायते लुढ़क गई। आहट से मनोहर लाल की आंख खुली। अंगड़ाई ले सुस्ती दूर करते हुए उन्होंने पूछा, सैर कर आई? पत्नी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कैसा लगा? पर सुशीला कुछ नहीं बोली। मनोहर
उसी रौ में कहते गए, अब बिना नागा जाया करना, देख लेना, फायदा जरूर होगा। और पत्नी को निढाल पड़ी देखकर इतना और जोड़ दिया, भाई अकेले ना जा सको तो मुझे ही जगा लिया करना, इस बहाने मेरा भी घूमना हो जाया करेगा। 3-4 दिन निकल गए। सुशीला अकेले ही सैर को निकल जाती। एक आध बार मनोहर को जगाने की इच्छा हुई भी तो यह सोचकर रह जाती कि रात देर तक जागकर दफ्तर का काम करते हैं और फिर गर्मी और मच्छरों से परेशान रहते हैं। सवेरे की ठंडक में सोए हुए हैं तो अब मुंह अंधेरे क्यों उठाऊं? सड़क पर शेर भालू थोड़े ही होते हैं जो मुझे खा जाएंगे, और मेरा इस सैर से कोई फायदा भी तो दिखता नहीं। 10-5 दिन देखती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। वह अपनी उभरी नीली नसों वाली पतली बाहों को ताकती, फिर चप्पल घसीटती निकल पड़ती। आज बड़ी गर्मी थी। रात करवटें बदलते ही बीती थी। सैर के लिए सुशीला उठी तो सिर भारी हो रहा था। सोचा लाओ थोड़ा यूडी कॉलोन ही मल लूं। दूसरे कमरे में जा बिजली जलाई, श्रृंगार मेज पर रखी शीशी उठाने लगी तो उसमें लगे दर्पण में दिखा धोती सिर पर से फटी है। वैसे तो अभी अंधेरा ही था, कौन देखता है, परंतु लौटने तक उजाला हो जाता है। कहीं कोई इनका परिचित ही मिल गया तो सोचेगा हेड कलर की पत्नी है, फटी धोती पहने है। अलगनी पर टंगी रंगीन वाइट की साड़ी उतारकर पहनने लगी तो ब्लाउज पर दृष्टि गई। चलो भाई इसे भी बदल लूं, इस साड़ी के साथ मैला दिखाई पड़ता है। और फिर कंधे से जरा बाल भी संवार लिए, मुंह पर तनिक सी क्रीम भी मली, बिंदी भी लगाई और बिंदी का गीलापन जो उंगलियों में लग गया था होठों पर रगड़ लिया। शीशे में देखा, पीला सूखा चेहरा जरा निखर आया था। अपने आप को ही कुछ अच्छा अच्छा लगा। अब इन कपड़ों पर पुरानी चप्पलें क्या पहने, सैंडल निकाले और पहनकर बाहर आ गई। हवा लगी तो यूडी कोलोन से मिलकर माथे का दर्द उड़ सा गया। सूनी सड़क पर चलते चलते शीशे में देखे अपने ही होठ उभर आए। कभी उसके होठ असल में वैसे ही थे। तभी तो कान के पास कोई साइकिल वाला घंटी बजाता झट से निकल गया। सुशीला सजग हुई, उसे अपने पर ही हंसी आ गई। आज वह किस धुन में इस सड़क पर निकल आई थी? खैर आज इधर ही सही। यह नगर का राजमार्ग नहीं था, छोटी बस्ती की लंबी पतली सड़क थी। दोनों ओर टीन से छाई या ईंटों से बनी छोटी छोटी दुकानें, सस्ते ढाबे। सड़क के किनारे चारपाइयां बिछाए कितने ही व्यक्ति सो रहे हैं। दुकानों के चबूतरों पर भी कुछ बच्चे नौकर लोड़ के पड़े थे। एक दो पक्की हवेलियों भी बीमार जिस्म पर खूबसूरत गहनों की तरह सिर उठाए खड़ी थी। इक्का दुक्का व्यक्ति कभी सड़क पर से गुजर भी जाता। सुशीला सड़क पर मुड़ने लगी तो जैसे ही अपने कानों पर विश्वास न आया। कोई कह रहा था, मेरी जान सवेरे सवेरे। सुशीला सिहर गई। देह का ठंडा पड़ा रक्त तेजी से दौड़ पड़ा। उसने अचकचाकर इधर उधर ताका। सामने जिस छोटी दुकान पर हिमालय टेलरिंग हाउस का धुंधला सा बोर्ड लगा था, उसी के चबूतरे पर धारीदार पजामा और नीले चेक की कमीज पहने कोई व्यक्ति खड़ा दातुन कर रहा था। अच्छा, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा 30-32 की आयु का होगा। सुशीला को उधर ताकते पाकर उसने कहा, हाय री जालिम निगाहें। और सुशीला आगे पीछे बिना कुछ सोचे घर की ओर उल्टे पांव भागी। भागती ही गई। उसकी सांसें फूल रही थी। मन में सोच रही थी, कोई मुझे देखकर क्या कहेगा, परंतु अपने द्वार पर आकर ही उसके पांव रुके। भीतर गई, सभी सो रहे थे। वह सीधी दूसरे कमरे में गई और श्रृंगार मेज के पास बिछी चटाई पर धप से बैठ गई। ना बाबा ना, आज से वह कभी अकेले सैर को नहीं जाएगी। देखो तो मुँह को, मैं भी क्या कल की लड़की हूँ जो आवाजें कसने लगा। वह वहीं लेट गई। पर आज दौड़ कर आने पर भी उसे कमजोरी नहीं लग रही थी। कोई उसके मन में कह रहा था, अभी भी उसे एक पहरेदार की जरूरत है। वह बूढ़ी नहीं हुई है। फुर्ती से उठकर वह श्रृंगार मेज के दर्पण के सामने खड़ी हो गई। देखा, आज उसके गाल कुछ अधिक लाल हैं, आंखें अधिक चमकीली हैं, होठों में ताजगी है। बस सिर्फ देह दुबली है। वह वहां से हटाई। जरा तंदुरुस्त हो जाऊं तो देह भी भर जाएगी। प्रतिदिन की भांति आज सुशीला को सुबह की कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। रात की उलझी लटों को खोल कंघा फेरती हुई वह किसी पुराने रस गीत की कड़ी गुनगुनाती आंगन में टहलने लगी। कल से वह उन्हें साथ लेकर सैर करने जाया करेगी। ना बाबा, ये मुँह नहीं छोड़ेंगे नहीं तो। सुशीला अब जल्दी जल्दी स्वस्थ हो रही है। वह अभी तक युवती है और अभी काफी समय तक युवती बने रहने का उसने निश्चय कर लिया है।